हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSNIP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने 12th क्लास इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस बारी मैं शुरू कर रहा हूँ एक नया टॉपिक, डेटा विजुलाइजेशन। ये यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट है 12th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में। तो शुरू करते हैं डेटा विजुलाइजेशन। और अभी तक मैं आपको पेंडास पार्ट फर्स्ट करा चुका हूँ और इस साल के लिए पेंडास पार्ट सेकंड तो सिलेबस में है नहीं, पर्टिकुलरली दिस ईयर 2021। तो हम डायरेक्टली डेटा विजुलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं डेटा विजुलाइजेशन। तो सवाल उठता है, ये डेटा विजुलाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्या है? इसके बारे में अगर हमें एक थोड़ा सा भी आइडिया है तो हम आसानी से सारी की सारी चीज़ों को समझ सकते हैं जो कि डेटा विजुलाइजेशन नाम के इस टॉपिक के अंडर आएंगी। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। टन्स ऑफ डेटा इज प्रोड्यूसिंग एवरीवेयर ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट्स, शॉपिंग वेबसाइट्स, सोशल वेबसाइट्स विद एवरी पासिंग सेकेंड. We have so many libraries in Python like NumPy, Pandas, etc., which help us in analyzing data with lesser code and high productivity. But what if we are using this processed data in the form of a data frame or an Excel spreadsheet? This refined data may help us to an extent, but best out of it is yet to come in the form of visuals. तो जो कुछ भी हमने यहाँ पर ये लिखा है या जो कुछ भी मैंने यहाँ पर रीड किया, उसके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में डेटा हम टाइप नहीं करते, डेटा जनरेट होता है। अगर आप फ़ोन पे बात करते हैं तो उससे भी डेटा जनरेट होता है कि आपने कितने बजे कॉल करी, किसको कॉल करी, कॉल के कितने चार्जेस थे। सो डेटा इज़ गेटिंग प्रोड्यूस्ड एवरी टाइम। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो सोशल वेबसाइट से हो रहा है, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उससे हो रहा है, चाहे किसी भी तरीके से हो रहा है, चाहे आप शॉपिंग वेबसाइट्स पे जा रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जा रहे हो, तो डेटा हर जगह प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस डेटा को आपने लिया और किसी तरह से डेटा फ्रेम के थ्रू प्रोसेस कर लिया या एक्सेल स्प्रेडशीट के थ्रू उसको प्रोसेस कर लिया। तो ओरिजिनल एक डेटा था, आपने उसकी प्रोसेसिंग करी और एक रिफाइंड डेटा आपको मिल गया। लेकिन डेटा तो अभी भी डेटा है और उससे बहुत ज़्यादा एक सर्टेन लिमिट तक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बट एक लिमिट के बाद आपको इन्फॉर्मेशन उससे मिलेगी, बट वो उतनी यूज़फुल नहीं होगी। और हम ये चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूज़फुल हो, तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारी वो इन्फॉर्मेशन विजुअल फॉर्म में आ जाए। और वहीं से शुरू होता है डेटा विजुअलाइजेशन का रोल, कि जो भी हमारे पास डेटा है वो ग्राफिकल मैनर में डिस्प्ले हो जाए। और सबको मालूम है कि जहाँ पर 2 पेज का टेक्स्ट लिखा होगा और उसके बदले एक पिक्चर कहीं पर दी होगी तो आपका ध्यान पिक्चर पर ज़्यादा जाता है, राइट? क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ इसी तरह से काम करता है, वो विजुअल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो वही फिलॉसफी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन हम कैसे कराएंगे वो हमें यहाँ पर सीखना है। नाउ वी विल डिस्कस द पर्पज ऑफ प्लॉटिंग ग्राफ्स फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। सो आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, पर्पज ऑफ प्लॉटिंग ग्राफ्स। ग्राफ्स को प्लॉट करने के पीछे क्या रीज़न है, हम क्यों करें, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 अप्रोच हैं, अप्रोच नंबर 1 एंड अप्रोच नंबर 2। ये अप्रोच नंबर 1 एक ही स्टूडेंट के बारे में बात कर रही है, जिसमें वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का डिस्कशन कर रही है इन 4 डिफरेंट यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, यूनिट टेस्ट 4। लेकिन यहाँ पर ये जो डेटा है ये एक ग्राफिकल मैनर में नहीं है, ये नॉन ग्राफिकल मैनर में। हो सकता है ये एक्सेल की स्प्रेडशीट हो सकता है कि हमने इसको प्रोड्यूस किया हो पैंडास के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ अ डेटा फ्रेम। मैं अभी यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, इस डेटा की बात कर रहा हूँ। और दूसरा तरीका या दूसरा अप्रोच ये है कि हमारे पास वही डेटा ग्राफिकल मैनर में है। ये एक लाइन ग्राफ
आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, किसी एक स्टूडेंट के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, और ये 4 यूटीज़ यूनिट टेस्ट के मार्क्स हैं। तो अभी हम लेके चलते हैं कि फिजिक्स में उसके यूनिट टेस्ट में 75 थे, यूनिट टेस्ट सेकंड में 48 थे, यूनिट टेस्ट थर्ड में 57 थे, यूनिट टेस्ट 4 में 48 थे, एंड सो ऑन इन द केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो इसको देख करके आप क्या आइडिया लगा पा रहे हो, किस कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हो, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऑन द अदर हैंड, इसको देख के आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसका हम एक रिलेटिव एनालिसिस करते हैं। ये देखिए, ये डेटा है हमारे पास, फिजिक्स के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं। अब आप यहाँ पर इनकी न्यूमरल वैल्यू को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, फिजिक्स में यूटी फर्स्ट में 75 आए थे, केमिस्ट्री में थोड़े कम रह गए, 59 आए थे। और अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ देखते हैं तो ज़रा नोटिस करिए कि ब्लू कलर से ये फिजिक्स के मार्क्स हैं, ये लेजेंड सेट है इसके लिए, और ऑरेंज कलर से ये केमिस्ट्री के मार्क्स आ रहे हैं, और ग्रीन कलर से मैथ्स के मार्क्स आ रहे हैं। तो ज़रा देखिए, अब हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं यहाँ पर कि इस बच्चे के मैथ्स में मार्क्स यूटी फर्स्ट में सबसे कम है। देखिए, मैथ्स ग्रीन कलर में है और ये ग्रीन कलर यहाँ पर सबसे नीचे है यूटी फर्स्ट के लिए, ठीक है। फिजिक्स उसके ऊपर है, केमिस्ट्री उसके ऊपर है। सिमिलरली यूटी टू में भी फिजिक्स में उसके मार्क्स ज़्यादा हैं और केमिस्ट्री में भी उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, और सबसे कम मार्क्स उसके मैथ्स में यूटी टू में। अब हम यूटी थ्री की बात करते हैं। तो यूटी थ्री में इस बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो गया किसी वजह से, और मैथ्स में इसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। देखिए, ग्रीन कलर सबसे ऊपर है क्योंकि ग्रीन कलर मैथ्स का है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स कम है। बट अगेन यूटी फोर में हम जब जाते हैं तो फिर देखते हैं कि उसके जो मैथ्स के मार्क्स हैं अगेन वो सबसे कम हैं। फिजिक्स के मार्क्स, इनफैक्ट केमिस्ट्री के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर यूटी फोर में, और फिजिक्स के मार्क्स उससे कम है। तो इन 4 यूटीज़ में जब हम मार्क्स देखते हैं मैथ्स के अंदर, तो 3 यूटीज़ में मार्क्स उसके कम रह गए हैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के। हाँ, एक पर्टिकुलर यूटी थर्ड में उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। तो एट ए ग्लांस देख करके, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, वो स्टूडेंट जिसके ये मार्क्स हैं उसको आइडिया लग जाता है कि नहीं, मुझे एनुअल एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा मेहनत मैथ्स में करनी है, क्योंकि मेरी मैथ्स के अंदर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली कम है, राइट। और टीचर को भी ये आइडिया लग गया, तो टीचर हो सकता है कि उसको पर्टिकुलरली मैथ्स का टीचर ज़्यादा मेहनत कराए अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि मैथ्स के टीचर को भी अच्छा रिजल्ट चाहिए अपने स्टूडेंट का। तो देखिए, डिसीजन मेकिंग एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट, इवन एट द लेवल ऑफ टीचर, आसान हो गई बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ, राइट। तो अप्रोच टू बेटर वी, तो ये जो ग्राफिकल अप्रोच है या जो हमने डेटा को विजुलाइज किया है, ये जो अप्रोच है, इट इज़ अ बेटर अप्रोच, राइट। तो अब आपके समझ में आ रहा है कि हम अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अपने कन्वेंशनल जो तरीका था, चाहे वो स्प्रेडशीट के थ्रू हम करवाते, चाहे हम डेटा फ्रेम के थ्रू कराते, उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव अप्रोच है, अप्रोच नंबर 2। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में जस्ट हम एडवांटेजेस एक बार डिस्कस करना चाहेंगे, और एडवांटेजेस आपको मोर और लेस पता भी चल गए हैं। देखिए, सो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लॉटिंग ग्राफ्स ओवर कन्वेंशनल वे। कन्वेंशनल वे के ऊपर ग्राफ को प्लॉट करने का ये जो तरीका है, इसके क्या फ़ायदे हैं वो अब हम यहाँ डिस्कस करें। ईजी टू अंडरस्टैंड, यस। ग्राफ्स को देख के ही आप आइडिया तुरंत लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या परफॉर्मेंस है। सेव्स टाइम एंड टेकिंग डिसीजन। ऑब्वियसली जब आप जल्दी आइडिया ले सकते हैं, जल्दी डिसीजन ऑब्वियसली ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके लिए ग्राफ को समझना ज़्यादा आसान है। तो ज़रा देखिए, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सेव्स टाइम एंड टेकिंग डिसीजन, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट है। जल्दी समझेंगे तो जल्दी डिसीजन लेंगे, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट, कंपैरिजन बिकम्स इजी, राइट। यहाँ पर कंपैरिजन करना बड़ा आसान होता है। अभी अभी आपने देखा कि किस तरह से बच्चे के मैथ्स के मार्क्स हमें तुरंत पता चल गए कि 3 यूटीज़ में कम है।
उसके बाद गिव्स एन आइडिया फॉर फ्यूचर ट्रेंड। यस, अभी यहाँ पर टीचर को भी पता लग गया और स्टूडेंट को भी पता लग गया पिछली स्लाइड में कि उसको मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो एनुअल एग्जामिनेशन में मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करेगा, तो फ्यूचर में उसका पेपर होने वाला है स्टूडेंट का मैथ्स का, तो वो डिसीजन ले सकता है। तो फ्यूचर ट्रेंड के लिए ग्राफिकल अप्रोच ऑब्वियसली एक बेटर अप्रोच है। नाउ कम टू लो चांसेस ऑफ एरर्स। यस, यहाँ पर अगर एरर होगी भी तो वो दिखेगी आपको, आपको समझ में आएगा। एरर होगी तो वो आपको दिखेगी भी। वो कैसे दिखेगी, ये इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन एरर्स फाइंड करने में ग्राफ्स ज़्यादा हेल्पफुल हैं रादर देन कन्वेंशनल वे ऑफ डेटा, जो कि स्प्रेडशीट या फ्रेम के थ्रू या डेटा फ्रेम के थ्रू आपको दिखाई पड़ता है। नाउ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। अब देखिए सवाल उठता है कि आपने ग्राफिकल अप्रोच पाइथन में यूज़ करनी है, कैसे करोगे? यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो ये मैटप्लॉट लाइब्रेरी क्या है? इन पाइथन मैटप्लॉट लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर ड्राइंग ग्राफ्स। इट हेल्प्स अस इन ड्राइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स लाइक लाइन प्लॉट, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम्स। तो हम ये जो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं उनको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के हेल्प से ड्रॉ करा पाएंगे। और भी डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं जो कि इस बारी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नाउ यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी इन पाइथन। पाइथन में किस तरह से मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज़ किया जाए? देखिए, मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूजुअली आईडीएलई का पार्ट तो नहीं होती है, क्योंकि हम जिस सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए वो है आईडीएलई, तो आईडीएलई का पार्ट नहीं है। एज मैटप्लॉटलिब इज एन एक्सटर्नल लाइब्रेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर पाइथन पैकेज। सबसे पहले हमें मैटप्लॉट लाइब्रेरी को अपने पाइथन पैकेज का पार्ट बनाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम डेटा विजुअलाइजेशन करें, हम ग्राफ्स और ग्राफ रिलेटेड चीज़ों को डिस्प्ले कराएं, तो उसके लिए मैटप्लॉटलिब नाम की इस लाइब्रेरी को हमें पार्ट बनाना पड़ेगा अपने पाइथन पैकेज का, राइट। जनरली वी यूज़ फॉलोइंग 2 ways टू राइट कोड इन पाइथन। फर्स्ट आइडियली, अभी मैंने आपको बताया था, एंड सेकेंड जुपिटर नोटबुक ऐप। तो अब हम आइडियली और जुपिटर नोटबुक ऐप दोनों में ही किस तरह से मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। नाउ हियर इट इज inside IDLE. Now I want to make available the मैटप्लॉटलिब, जिसकी हेल्प से मैं ग्राफ्स ड्रॉ कर पाऊंगा पाइथन में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखिए, आइडियली के अंदर हम अगर चाहते हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज़ हो सके तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? गो टू विंडोज सर्च बार, विंडोज़ के सर्च बार में जाइए, वहाँ पर CMD टाइप करो, कमांड प्रॉम्प्ट के लिए होता है। तो CMD पे एंटर करोगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको विजिबल हो जाएगा, राइट। और उस कमांड प्रॉम्प्ट को अब आप क्लिक करोगे, तो जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ ही आप कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुँच जाओगे विंडोज़ के। एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी, देखिए, राइट। उस जगह पे आपको क्या लिखना है? वहाँ पर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। बस इतने लिखने की देर है। आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। फिर से बोलना चाहूँगा, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, इसका मतलब ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का रिसोर्स इंटरनेट से डाउनलोड करेगा आपके लिए, इसलिए इंटरनेट का ऑन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब अगर मैटप्लॉटलिब है तो एक बात होगी, नहीं है तो दूसरी बात होगी। देखते हैं। दिस रिपोर्ट्स यू अबाउट द सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ मैटप्लॉटलिब और रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। देखो, अगर मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी आपकी आईडीएलई का या पाइथन पैकेज का पार्ट नहीं है तो वो डाउनलोड हो जाएगी मैटप्लॉटलिब और आपको ये मैसेज मिलेगा सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन। और इन केस मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी आपके पाइथन पैकेज का पार्ट है, जैसे कि मेरा है, मेरे पास अभी है मैटप्लॉटलिब,
और मैं यही काम अगर करता हूं तो मुझे जो मैसेज आएगा इस कमांड को देने के बाद वो आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो अब आप देख लीजिए, आपके पास नहीं है तो सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो जाएगा, और अगर आपके पास है तो फिर तो आप ऑब्वियसली मैटप्लॉटलिब के लिए जाओगे ही नहीं। हाँ, गलती से अगर आप चले गए तो वो बता देगा आपको रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड कि आपके पास मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी है, आप उसको अगेन इंस्टॉल मत करिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जुपिटर नोटबुक में हम कैसे करेंगे, और जुपिटर नोटबुक एक बहुत अच्छा तरीका है अगर हम डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें, आसानी होती है इसमें काम करने में। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक ऐप ऑलरेडी है, देखिए कुछ इस तरह से जुपिटर नोटबुक ऐप का आइकन आता है। तो जुपिटर नोटबुक ऐप में ऑलरेडी मैटप्लॉटलिब होती है, तो अब आपको कोई टेंशन है नहीं। अगर आपने यहाँ पर करना क्या है वो समझ लीजिए। देखिए नोट को मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ यू डू नॉट हैव जुपिटर नोटबुक ऐप, इंस्टॉल एनाकोंडा एंड जुपिटर नोटबुक गेट्स इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली। आपको करना क्या है कि आपको एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को डाउनलोड करना है, और वहाँ पर से आपको जुपिटर नोटबुक और जुपिटर नोटबुक ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और जुपिटर नोटबुक के थ्रू जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें मैटप्लॉटलिब आपको बिल्ट इन मिलेगी। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप मैटप्लॉटलिब के अंदर काम करना चाहते हैं, वो बिल्ट इन आपको मिलेगी। अब हमने यहाँ तक ये सीख लिया कि किस तरह से हमें काम करना है डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू, हमें किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करने हैं, इसके बारे में अभी हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया है। अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स ड्रॉ करें, और वहाँ पर मैं शुरुआत करूँगा लाइन ग्राफ से। So now we are ready for data visualization with the help of Matplotlib, and will be able to plot graphs in coming classes, right? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। Please like, comment, subscribe and share, and press bell icon for the regular updates. Thanks for watching Vinessar CSN IP. अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में जो कि डेटा विजुअलाइजेशन बेस्ड ही होगी, और मैं आपको अगले वीडियो में लाइन ग्राफ के बारे में बताऊंगा। और तब तक के लिए